हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय बच्चों। आज का लेक्चर आपके क्लास 9th के लिए, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सुबह 8 बजे शुरू होने वाली क्लास आपकी केमिस्ट्री की होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो लेसन चला हुआ है वो लेसन 3rd चला हुआ है, चैप्टर 3rd चला हुआ है, ठीक है। चैप्टर 3rd का जो नेम था वो आपका परमाणु और अणु, ठीक है। परमाणु और अणु के विषय में आप काफी कुछ जान चुके हैं। मैंने आपको परमाणु और अणु के विषय में काफी कुछ समझा दिया है, ठीक है। उसके विषय में काफी एक्सप्लेन किया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट टॉपिक हमारा लास्ट लेक्चर में वो आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, ठीक है। उसके बाद की आज बात करेंगे हम लोग और उससे आगे का टॉपिक लेंगे। तो आशा है कि आप लोग अच्छे से मेहनत से पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो हम आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की परिकल्पनाएं, ठीक है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की परिकल्पनाएं, ठीक है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की परिकल्पनाएं, ठीक है। मैं आपका लेक्चर स्टार्ट करता हूं। थोड़ा अच्छे से सीधा बैठकर पूरा फोकस अपने लेक्चर पर कीजिए, जिससे कि आपको आपका टॉपिक क्लियर हो सके। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की परिकल्पनाएं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की परिकल्पनाएं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ने जा रहे हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की परिकल्पनाएं, ठीक है। तो परिकल्पना से इट मीन्स क्या है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की परिकल्पनाओं से मतलब है कि इनकी विशेषताओं के विषय में आप विवेचना कर रहे हैं, ठीक है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विशेषताओं के विषय में आप विवेचना कर रहे हैं, परिकल्पना कर रहे हैं। इनके गुणों की विवेचना आप लोग कर रहे हैं, विशेषताएं इनकी विवेचना करना, गुणों की विवेचना करना, परिकल्पनाओं का वर्णन करना, इस तरह से ये टॉपिक एक ही होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट में आप नोट करेंगे आप लोग डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की परिकल्पनाओं के अंदर सबसे पहले आप नोट करेंगे, सबसे पहले प्रत्येक तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। प्रत्येक तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है बच्चों, ठीक है। जिन्हें परमाणु कहते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। समझो एक बार मेरी बात, आप लोग अच्छे समझो, आप लोग मेरी बात। प्रत्येक तत्व जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कि मैं तत्वों की परिभाषाएं जब आपको बताई थी तो वहां पर मैंने आपको बता दिया था कि तत्वों को आप विभाजित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तत्व छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। आप उनको यदि कणों को अलग अलग आप तोड़ देंगे, कणों को अलग अलग कर देंगे, तो फिर आपके तत्व का निर्माण कैसे होगा, ठीक है। तो इसीलिए तत्व जो है वो कंपोज होता है छोटे छोटे कणों से, मेड अप ऑफ ओनली स्मॉल पार्टिकल्स। मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटे छोटे कणों से मिलकर ये आपका एक तत्व बनता है, जिसे आप परमाणु कहते हैं, ठीक है बच्चों। देखो सभी बातें आपकी बुक में लिखी हुई हैं, लेकिन होता क्या है, जब तक आपको एक गाइडेंसर, एक समझाने वाला चाहिए होता है और उनके द्वारा आपको समझाया जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। अच्छे से नोट करके चलिए।
तो यहां से मैं आपको बता रहा हूं कि प्रत्येक तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करूं, आप लोग नोट करेंगे, परमाणु तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु, अभी मैंने आपको बताया ना, परमाणु तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, मैंने बात समझो आप लोग, परमाणु तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तत्व जो बना है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, हर एक तत्व वहां पर परमाणु है। तो इसीलिए बोला गया कि परमाणु तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है, अर्थात तत्व का कण है। तो जितने कण भी तत्व में उपस्थित है, हर एक कण आपका क्या है, परमाणु है। तो परमाणु तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है, अर्थात तत्व में उपस्थित वह छोटे से छोटा कण है जिनको आप अलग नहीं कर सकते, जिन्हें आप विभाजित नहीं कर सकते। तो हर एक परमाणु, बहुत सारे परमाणु मिलकर ही तत्व का निर्माण करते हैं जिनको आप अलग नहीं कर सकते। वो आपका तत्व कहलाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहां से मैं बात करता हूं, एक ही तत्व के परमाणु, द्रव्यमान और सभी गुणों समान होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु, द्रव्यमान, एक ही तत्व के परमाणु, द्रव्यमान तथा सभी गुण समान होते हैं। ठीक है, तो यहां से आप लोग समझ रहे हैं कि एक ही तत्व के एक ही प्रकार के जो परमाणु होंगे, उन एक ही प्रकार के परमाणुओं के जो भार होंगे, द्रव्यमान होंगे, उनका वेट होगा और उनके सभी गुण भी समान होंगे। तो एक ही प्रकार के अगर तत्व होंगे, एक ही प्रकार के तत्व के परमाणु होंगे, एक ही तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, तो उनके द्रव्यमान भी और उनके सभी गुण समान होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो है दो से अधिक तत्वों के परमाणु, सरल गुणित अनुपात। ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु या तत्वों के परमाणु, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु, समझो आप लोग, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु सरल गुणित अनुपात में रासायनिक संयोग करके, सरल गुणित अनुपात में रासायनिक संयोग करके, बच्चों रासायनिक संयोग करके, समझो एक बात, दो या दो से अधिक तत्व जो होते हैं, उनके जो परमाणु होते हैं, वे सरल गुणित अनुपात में रासायनिक संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। यौगिक परमाणु का निर्माण करते हैं। तत्वों के जो परमाणु होते हैं वे सरल गुणित अनुपात में मिलते हैं, जुड़ते हैं और जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं।
जैसे 1:1, 1:2, 2:1, ठीक है। जैसे 1:1 क्या क्या सकते हैं इसको, NaCl, ठीक है। 1:2 इसको क्या बोल सकते हैं, CO2। तो NaCl भी आपका यौगिक है, CO2 भी आपका यौगिक है, ठीक है। 2:1 जैसे कि H2O, समझे आप लोग। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपने लिए हैं, जैसे कि 1:1 के हिसाब से बात करूं तो एक ही Na और एक ही Cl, एक ही Na परमाणु और एक ही NaCl, ठीक है। एक ही Na परमाणु और एक ही Cl परमाणु, एक कार्बन परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणु, 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु। इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, ये एग्जाम्पल आपके मैंने समझाए कि किस तरीके से गुणित अनुपात में लिए हुए हैं, एक सरल अनुपात में लिए हुए हैं। जैसे कि 1:2, तो ठीक है 2:1, इस तरह से गुणित अनुपात के अंतर्गत लिए गए हैं। एक 2:2 इस तरह से गुणित अनुपात के रूप में लिए गए हैं बच्चों, गुणित अनुपात के रूप में लिए गए हैं, ठीक है। एक बार आप लोग समझेंगे, इसको नोट करेंगे, ठीक है। जब आप लोग समझते हैं ना, अच्छे से समझते हैं, तो आपको समझ आता है। एक पॉइंट और नोट करा देता हूं मैं इसका, परिकल्पना का, यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 आपको, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 नोट कर लेंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार और द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार तथा द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। बच्चों ये बात होती है समझने की, समझने की बात होती है। भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु भार हैं और द्रव्यमान है उनके, वे भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग तत्व, देखो एक ही प्रकार के तत्व होंगे परमाणु के, एक ही प्रकार के तत्व होंगे, उनके परमाणु एक होंगे, उनके भार एक होंगे, उनके द्रव्यमान एक होंगे, उनके गुण एक होंगे। लेकिन भिन्न भिन्न तत्व होंगे, उनके परमाणु अलग अलग होंगे, उनके परमाणु भार अलग अलग होंगे, उनके द्रव्यमान अलग अलग होंगे, उनके गुण भी अलग अलग होंगे। ये बात, तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं तथा गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी लिख लेना। समझो एक बार आप लोग इनको नोट कर लीजिए, एक बार अच्छे से नोट कर लिए इसको। इस प्रकार आपकी जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की परिकल्पनाएं हैं वो फिनिश हो जाती है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। आप लोग पढ़ेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर रासायनिक संयोग के नियम, ठीक है। इसको नोट कीजिए एक बार, अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है, इसको नोट कर देता हूं। आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। आपको बहुत अच्छा टॉपिक था ये, और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। डाल्टन के सिद्धांत की परिकल्पनाएं, विशेषताएं और उसके गुण, ये की बात है, ठीक है। अब बच्चों हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर रासायनिक संयोग के नियम।
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग आप जानते हैं, परमाणु का आपस में जुड़ना, इस प्रकार परमाणु आपस में जुड़ते हैं, उन्हीं के नियम हम पढ़ रहे हैं, रासायनिक संयोग के नियम। यहाँ पर बात तत्व और परमाणु की चली हुई है पहले से, ठीक है। यहां से सबसे पहला मैं नियम पढ़ूंगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संरक्षण का नाम आते ही आप जान गए होंगे, संरक्षण मतलब सुरक्षा। जैसे होता है ना पौधों का संरक्षण, ऐसे होता है ना वनों का संरक्षण, वनों का संरक्षण अर्थात वन संपदा का संरक्षण अर्थात वनों की सुरक्षा, चारों ओर से गिराव, उनको नष्ट होने से बचाना। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं सभी पदार्थ परमाणु द्वारा बने होते हैं तथा परमाणु में विभाज्य होते हैं, अर्थात ये रासायनिक क्रिया में न तो उत्पन्न होते हैं न ही नष्ट होते हैं, ठीक है। यह द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सभी पदार्थ परमाणु द्वारा बने होते हैं, सभी पदार्थ परमाणुओं द्वारा बने होते हैं। जैसे कि तत्वों से बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तत्व परमाणु द्वारा बने होते हैं, सभी पदार्थ परमाणु द्वारा बने होते हैं, सभी पदार्थ परमाणु द्वारा बने होते हैं, ये आप लोग पढ़ रहे हैं, तथा परमाणु में अविभाज्य होते हैं। अविभाज्य का मतलब आप उनको अलग नहीं कर सकते, आप उनको अलग अलग करके तत्व का निर्माण नहीं कर सकते। तत्व का निर्माण होता है तत्वों के परमाणु के जुड़ने से, तथा परमाणु अविभाज्य होते हैं, ठीक है बच्चों। अर्थात ठीक है, अर्थात परमाणु व रासायनिक क्रिया से न तो उत्पन्न, अर्थात परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता। अर्थात परमाणुओं को यहां से लेना, परमाणुओं को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता। ठीक है, समझो आप लोग इसको। यहाँ पर जो बोला गया है बच्चों को, बोला गया है कि यहाँ पर जो बोला गया है वो बोला गया है कि परमाणु न तो उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट होते हैं, यही द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम भी है, ठीक है। इसे द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। इससे क्योंकि द्रव्य क्या होता है, पदार्थ होता है, द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी बच्चों समझो। इसे द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं।
क्लियर? समझे आप लोग? क्या बोला कि सभी पदार्थ परमाणु द्वारा बने होते हैं, अर्थात सभी तत्व परमाणु द्वारा बने होते हैं, परमाणु में विभाज्य होते हैं, परमाणु को अलग अलग नहीं कर सकते, अलग अलग होगा तो तत्व का निर्माण नहीं होगा, परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है? तो परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, तो इसे द्रव्य के अविनाशता का नियम भी कहते हैं। ये आपका पूरा रूल है, ठीक है? जैसे कि आप सभी समझ रहे हैं ये सारी बातें को जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से अच्छे से बेसिकली रूप से, ठीक है, फर्स्ट लेसन से ही या इस लेसन से थर्ड लेसन से अच्छे से प्रिपरेशन की है, ठीक है, अपने लेक्चर को अच्छे से समझा है, उन्हें तो पूरी केमिस्ट्री आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से परमाणु और अणु का लेक्चर नहीं देखा है, उन्होंने मेरा लेक्चर नहीं देखा है, उनको आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं, क्योंकि उनको ना तो ये पता है कि तत्व क्या होता है, उनको ये ना तो ये पता है कि यौगिक क्या होता है, उनको तत्व नहीं पता है, उनको यौगिक नहीं पता है, उनको मिश्रण नहीं पता है, उनको विलयन नहीं पता है, ठीक है। और जब ये सारी बातें तत्व, परमाणु, अणु ये सब नहीं पता होगा तो कैसे किस प्रकार आप नियमों को समझ सकते हैं, ये आप खुद जान सकते हैं, खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। एक लास्ट रूल मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद में लास्ट नियम हम पढ़ते हैं, स्थिर अनुपात का नियम, इसके बाद में आज आपका लेक्चर फिनिश करते हैं, कल नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, ठीक है। आशा है कि आप लोगों को अच्छे समझ आया होगा, आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर चुके हैं क्या आप लोग? यस यस या नो? नोट कर चुके हैं आप लोग? तो जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है आप उससे टेलीग्राम ग्रुप में आकर अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं टैप कर देता हूँ। इसके बाद में आप लोग नया नियम लिखेंगे, स्थिर अनुपात का नियम। ये जितने भी नियम है आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम आने वाले होते हैं, आप इनको थोड़ा समझिए, ठीक है, इन पर थोड़ा फोकस करिए। इस प्रकार आप इनको धीरे धीरे से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। देखो मेरा पहला काम होता है समझाना, समझाने के बाद में मैं आपको रिटेन कराता हूँ, आप सभी जानते हो, तभी आपको कहता हूँ कि नोट करो, ठीक है। सबसे पहला उद्देश्य मेरा आपको अच्छे से समझाना, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम, बच्चों स्थिर अनुपात का नियम ये आपका सेकंड नियम है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे थोड़ा। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम मतलब स्थिर अनुपात किसका? स्थिर अनुपात तत्वों में उपस्थित परमाणुओं का स्थिर अनुपात, हेडिंग से समझ लेंगे। डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार परमाणु आपस में सहयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। किसी पदार्थ के अणु गुण और द्रव्यमान में समान होते हैं, क्योंकि इनमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या स्थिर होती है। इसे किसी भी यौगिक में विभिन्न तत्वों के प्रभारों में एक स्थिर अनुपात होता है, ठीक है। डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार परमाणु आपस में सहयोग करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं। लिखेंगे डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार, परमाणुवाद मतलब परमाणु सिद्धांत के अनुसार। कुछ तो बच्चे ये सोचेंगे कि परमाणुवाद जैसे कहीं विवाद हो गया हो, नहीं बच्चों, विवाद नहीं हो रहा, हुआ है कहीं पर, यहाँ परमाणुवाद की बात कर रहा हूँ, परमाणु सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार, ठीक है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु आपस में सहयोग करके परमाणु आपस में सहयोग करके परमाणु आपस में सहयोग करके
यौगिक परमाणु बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। समझो, परमाणु आपस में सहयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक का निर्माण करते हैं। किसी पदार्थ के अणु, गुण और द्रव्यमान में समान होते हैं क्योंकि इनमें विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या स्थिर होती है। किसी पदार्थ के अणु, किसी पदार्थ के अणु, किसी पदार्थ के अणु, गुण तथा द्रव्यमान, गुण तथा भार, जैसे कि आप सभी जानते हैं भार से मतलब द्रव्यमान से होता है। गुण तथा भार में द्रव्यमान होते हैं क्योंकि एक ही तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। ठीक है, तो किसी पदार्थ के अणु, गुण तथा भार में समान होते हैं। समझे आप लोग? क्योंकि इनमें विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या स्थिर रहती है, क्योंकि इनमें विभिन्न तत्वों की परमाणु की संख्या समझो आप लोग। क्योंकि जो भी अणु होता है, अणु में परमाणु होते हैं, और क्योंकि जो भी तत्व होता है, तत्व में परमाणु होते हैं, परमाणु के भार और गुण समान होते हैं। और इनमें अगर इनमें विभिन्न तत्व हैं तो विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या स्थिर होगी वहां पर। ठीक है, स्थिर होगी। अगर एक है तो एक ही रहेगी, दो है तो दो ही रहेगी, निश्चित होती है। इसलिए किसी भी यौगिक में विभिन्न तत्वों के भारों में किस तरह अनुपात होता है। अर्थात से बाद में लिखेंगे अर्थात। मैं जितना भी टोटल कॉन्सेप्ट आपने लिखा है सबका अर्थ एक लाइन से। अर्थात किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों के, किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों के किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों के भारों में किस तरह अनुपात होता है। तत्वों के भारों में एक स्थिर अनुपात होता है। समझो, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक बार एग्जांपल साथ में समझा। जैसा एग्जांपल ले लिया आपने CO2, तो यहाँ पर इस तरह अनुपात कैसे रहा। देखो, ये आपका यौगिक हुआ, यौगिक में विभिन्न तत्व हुए। यौगिक में विभिन्न तत्व मतलब अलग अलग, जैसे कार्बन हुआ, कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग है। तो यौगिक हुआ, यौगिक में विभिन्न तत्व हुए, कार्बन हुआ और ऑक्सीजन हुआ, अलग अलग तत्व हुए। तो इनके भारों में एक स्थिर अनुपात होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कार्बन का परमाणु भार होता है 12। ठीक है बच्चों, कार्बन का परमाणु भार होता है 12। या यहाँ पर बता देता हूँ कि कार्बन का परमाणु भार होता है 12 H2SO, कितना हुआ। ऑक्सीजन का होता है परमाणु भार 16। 16 गुणा 2, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, उसमें कितनी गुणा है 2 की, मल्टीपल, ठीक है 2, तो मल्टीपल बाई 2। तो यहाँ पर कितना हुआ 16 इंटू 2 कितना हुआ 32। तो इस तरह अनुपात कैसे निकलेगा। आप देख रहे हैं 2 से इसको काट लो, 2 6 12 और ये 16 हुआ, फिर 3 हुआ और फिर 8 हुआ, तो 3 अनुपात 8 आया। एक स्थिर अनुपात आया यहाँ पर, 2 किया 6 और 2 8 16। ठीक है, तो 3 अनुपात 8 आया बच्चों, यहाँ पर आया 3:8। समझे आप लोग। क्लियर करो एक बात अच्छे से समझो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका
12 है और यहाँ पर 32 है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 32 है, तो 2 3 जा 12 और ये हो गया 16, 2 1 जा 2 16, 16 दूना 32 हो गया ना। तो ये 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, तो 3:8 आया ना, तो 3:8 आया आपका। ये आपका स्थिर अनुपात का नियम है। तो बच्चों आज आशा है कि आप लोगों को अच्छे से आज के टॉपिक में आनंद आया होगा, अच्छे से आप लोगों को अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अच्छे से आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा। अगर आपने अच्छे से समझा, अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से देखा है तो 100% आपके माइंड में एक पॉइंट आपका क्लियर है, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ, 100%, ठीक है। अदरवाइज इन बच्चों ने, जो बच्चे लेक्चर नहीं देखेंगे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्लियर होने वाली है, क्योंकि आगे के टॉपिक जो है आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आपको स्टार्टिंग से इस लेसन के जो जितने भी लेक्चर्स हैं आपको देखने होंगे, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। एक बात ये नहीं होती है कि आपको बस कॉपी बनानी है, कॉपी के साथ साथ उसमें लिखा क्या है वो भी समझना होता है, ठीक है। फिर कॉपी के साथ साथ जो भी इसमें लिखा होता है वो भी समझना होता है, समझने के साथ साथ आपको लिखना होता है, उसके बाद में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो बच्चों आशा है कि आप लोगों को अच्छे समझ आया होगा। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो श्री राम शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मिलकर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम लोग लेक्चर पहुँचा सकें। थैंक यू।